हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुपर आर्टेक्स के इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुट निरपेक्षता के बारे में। हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के इस टॉपिक से जुड़े सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, गुट निरपेक्षता व तटस्थता में क्या अंतर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता यानी इंपॉर्टेंस कितनी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक मैसेज है न्यू व्यूअर्स के लिए जो मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और समझ आए तो लाइक वाइक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को बारीकी से समझते हैं। द फर्स्ट इज दैट गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि शीत युद्ध के दौरान पूरे विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ ने कई देशों को अपने साथ जोड़कर सैनिक गुट तैयार किए थे। ये सैनिक गुट भी थे और महाशक्तियों के राजनीतिक विचारधारा के भी समर्थक थे, जिसके चलते विश्व दो हिस्सों में बढ़ता चला गया। कुछ देश अमेरिकी खेमों में शामिल हो गए और कुछ पूंजीवाद का समर्थन करने लगे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सोवियत खेमे में शामिल होकर साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने लगे। स्टूडेंट्स, ऐसे में देशों के सामने एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि वो खेमों के साथ जुड़े या ना जुड़े। अगर जुड़े तो किस खेमे के साथ जुड़े। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ देशों ने बिल्कुल ही अलग ढंग से निकाला, जिससे हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, हुआ ये कि जब देशों को ये फैसला करना था कि वो किस खेमे में जाएं या किस में ना जाएं, तो ऐसे में उनके मन में सवाल ये आया कि ग्रुप में जुड़ने का क्या फायदा होगा, वो क्यों जुड़े महाशक्तियों के साथ। और ये सवाल बिल्कुल जायज भी था, जिसका उत्तर उन्हें कुछ इन बिंदुओं में मिल गया। पहला ये था कि वह देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति से जुड़ जाएं और दूसरी महाशक्ति और उनके समर्थक देशों से अपने आप को बचा सकें। दूसरा ये था कि अक्सर मुल्कों के अपने पड़ोसी देशों के साथ वाद विवाद जैसी प्रतिद्वंदिता चलती ही रहती थी। ऐसे में उन्हें सुरक्षा का वायदा दिया गया, साथ के साथ हथियार और आर्थिक मदद भी दी जाती थी। ऐसे में छोटे देश अक्सर अपने निजी फायदे के लिए इन महाशक्तियों के साथ संबंध बना लेते थे। स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये उठता है कि छोटे देशों को तो फायदा था, पर बड़े देश जो कि ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे, ऐसे में उन्हें इन छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए इस पर भी कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी क्योंकि इन देशों से वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। पॉइंट नंबर सेकंड है, महाशक्तियां छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन की जासूसी भी कर सकती थी। पॉइंट नंबर 3 है, छोटे छोटे देश आपसी सहयोग करके सैनिक खर्चों को उठा लेते थे, इस वजह से भी ये लोग छोटे देशों को अपनी साइड करते थे। नंबर 4 है, समाजवाद व पूंजीवाद की वैचारिक लड़ाई में इन छोटे छोटे देशों के जुड़ने से महाशक्तियों का पलड़ा भारी होता था। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन बातों पर गौर करें तो एक बात समझ में आ जाती है कि महाशक्तियों को ऐसे गुटबंदी करने का सबसे ज्यादा फायदा था और शायद इसी चीज को भांपते हुए दुनिया के बहुत से देशों ने दोनों महाशक्तियों के गुटों में जाना पसंद नहीं भी किया, जिनमें हमारा प्यारा भारत देश भी शामिल है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की, जो है कि बताओ गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य ये था कि नए आजाद देश एक स्वायत्त राष्ट्र के रूप में अपनी एक मुक्त व स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करें, क्योंकि यदि किसी दूसरे बड़े देश का पिछलग्गू बन गए तो ऐसे में
उनकी आजादी का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जमीन, उनकी सेना व संसाधनों का नियंत्रण बड़े देशों के हाथों में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट ये था कि गुटिये राजनीति तथा गठबंधनों से दूर रहकर अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। पॉइंट नंबर 3 है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव को कम करना। पॉइंट नंबर 4 है न्याय एवं स्वतंत्रता पर आधारित एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का गठन करना। पॉइंट नंबर 5 है नव स्वतंत्र देशों में आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। स्टूडेंट्स, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1955 के बांडुंग सम्मेलन से हुई थी। इसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनका साथ दिया यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने। और जब गुट निरपेक्ष रहने का फैसला इन तीनों ने कर लिया, तब उद्देश्य प्रस्ताव यानी गुट निरपेक्ष की नियमावली को लागू करते वक्त 2 और सहायक सदस्य इसमें शामिल हुए, जो कि घाना के वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। और इस तरह से इन 5 संस्थापक सदस्यों ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। इसकी पहली बैठक सन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में की गई, जिसमें 25 राष्ट्रों के साथ साथ 3 पर्यवेक्षक देश भी शामिल थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें विश्व शांति के लिए गुट निरपेक्षता के महत्व पर बल दिया गया और महाशक्तियों से परमाणु परीक्षण बंद करने की अपील की गई। स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल ये होता है कि गुट निरपेक्षता व तटस्थता में अंतर क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली बात यह है कि तटस्थता एक नकारात्मक सिद्धांत है जो अक्सर युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक सिद्धांत है, क्योंकि इसे शांति व युद्ध दोनों समय में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि तटस्थता का जो सिद्धांत है वो युद्ध के समय युद्धों में शामिल देशों का ना तो समर्थन करता है और ना ही उसका विरोध करता है, क्योंकि वह युद्ध के फायदे या नुकसान से बचना चाहता है। जबकि गुट निरपेक्ष देश युद्ध के दौरान किसी भी गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप में जाहिर कर देते हैं। वो युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए शामिल भी हो जाते हैं और उनकी खुलकर समर्थन या निंदा भी विश्व के सामने करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। तो अब चलते हैं आगे की ओर, जहां पर अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वर्तमान समय में यानी कि आजकल जब ना तो शीत युद्ध है और ना ही नाटो और वार्सा पैक्ट जैसे संगठन युद्ध में एक्टिव हैं, तब ऐसे में गुट निरपेक्षता की इंपॉर्टेंस कितनी है। स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बताता हूं कि शीत युद्ध के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। यह इस तरह से पूछ लेती है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? किन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप कई तर्कों के आधार पर दे सकते हैं। इसकी पुष्टि आप ऐसे करेंगे कि हाँ, आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये उन देशों का आंदोलन है जिनका औपनिवेशिक इतिहास रहा है, यानी कि इस आंदोलन में ऐसे देशों का जमावड़ा है जो बड़ी शक्तियों से आजाद हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन का मकसद केवल गुटों से दूर रहना नहीं था, बल्कि ये नव स्वतंत्र देशों के आर्थिक विकास का रास्ता तैयार करने का भी कार्य कर रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है।
तीसरा तर्क आप ये दे सकते हो कि इस आंदोलन ने विश्व शांति व निशस्त्रीकरण की दिशा में भी कई कदम उठाए थे, जिनकी आज भी आवश्यकता है। और आखिरी बात ये भी लिख सकते हो, जो कि सबसे बेहतरीन पॉइंट है, कि आज विश्व एक ध्रुवीय हो चला है, जहां अमेरिका पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति है, जिसके प्रभाव से बचने के लिए भी छोटे छोटे देशों को एकजुट रहकर एक दूसरे का सहयोग करना आवश्यक है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन छोटे छोटे देशों के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। स्टूडेंट्स, मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर, और शायद आपको भी होगा। तो चलिए अब ये भी जान लें कि भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका रही। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की बात सबसे पहले शुरू की। नेहरू जी ने NAM यानी कि नेम, या कुछ लोग नाम बोलते हैं, को भागने या पलायन करने की नीति न होने का सबूत पेश किया। भारत ने दोनों गुटों के बीच युद्ध की स्थिति को कम करने, युद्ध को बड़े पैमाने पर होने से बचाया। इसने शीत युद्ध के दौरान शत्रु देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की। एग्जाम्पल, कोरिया संकट के दौरान भारत ने शानदार काम किया था। लेकिन स्टूडेंट्स, भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर आलोचना भी की गई है, जिस पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत पर इल्जाम है कि वह नाम को बनाए रखने का उद्देश्य भारत का अपना खुद का राष्ट्रीय हित में छिपा हुआ है, और भारत इस आंदोलन के चलते कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नेम की वजह से अपने फायदे का निर्णय लेता रहा है। भारत पर एक और इल्जाम यह है कि यह दूसरों को गुटों में सम्मिलित होने पर आलोचना करता था, परंतु इसने 1971 ईस्वी में सोवियत संघ से 20 वर्षीय मित्रता संधि कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा इल्जाम था भारत के ऊपर। अब इस बात पर भारत ने अपनी सफाई कुछ ऐसे दी कि बांग्लादेश के संकट के समय भारत को सैनिक व कूटनीतिक सहायता की आवश्यकता थी। भारत के अनुसार यह संधि भारत को अमेरिका और अन्य किसी देश से संबंध बनाने से नहीं रोकती, जिससे ये बात जाहिर होती है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर पूरी तरह कायम रहा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुटनिरपेक्षता से जुड़े सभी टॉपिक लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको गुटनिरपेक्षता से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब लगभग समझ में आ गया होगा। यदि इसको एग्जाम में पूछा जाए, जैसे ही मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप इसे अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जाते जाते आप एक काम जरूर करना, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।